गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन बाइंड एडुटेक। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 को स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हम लोग देख चुके थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होता है एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। इससे रिलेटेड बातों को हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, एक्सरसाइज 13.2। तो देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या बोल रहा है कि इफ PA बराबर 3/5। बच्चों, एक इवेंट A है और इवेंट A की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5 और एक इवेंट B है, इवेंट B की प्रोबेबिलिटी है 1/5। ओके, तो आपको बताना है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A और B का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी बताना है, जबकि बच्चों इवेंट्स जो हैं, जो इवेंट A और इवेंट B आपका है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, राइट। इवेंट A और इवेंट B क्या है, आपके स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्या है। गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, इवेंट A की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B क्या है 1/5। अब आपको बताना PA इंटरसेक्शन B। तो जब इवेंट इंडिपेंडेंट है तो PA इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। जब इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो PA इंटरसेक्शन B होता है बच्चों PA इंटू PB, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B। तो देखिए देयरफॉर A एंड B आर क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी कैसे इवेंट्स है बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो देयरफॉर PA इंटरसेक्शन B बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है 1/5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/25 ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट निकल करके PA इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकल करके आएगा। तो ये नोट करिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है बच्चों कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉ एट रैंडम। 2 कार्ड है, ठीक है, एट रैंडमली ड्रॉ किए जा रहे हैं, ओके, विथआउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपके पास 52 पत्तों की गड्डी है, उनमें से 2 कार्ड आप निकाल रहे हैं। 52 पत्तों की गड्डी में से 2 कार्ड आप क्या कर रहे हैं, बाहर खींच रहे हैं विथआउट रिप्लेसमेंट। एक कार्ड निकालने के बाद दूसरा कार्ड उसमें आप रख नहीं रहे, रिप्लेस नहीं कर रहे। विथआउट रिप्लेसमेंट और एक होता है विथ रिप्लेसमेंट। तो जब विथआउट रिप्लेसमेंट है तो जो आप इवेंट करे थे शुरू में, फिर से आप उसको, जैसे कि आप एक कार्ड निकाले तो दूसरा कार्ड निकालने से पहले वो पहला कार्ड फिर से उस डब्बे में आप रख दिए, तो ये हो गया विथ रिप्लेसमेंट। और विथआउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि आप एक कार्ड निकाले और उसको कहीं बाहर रख रहे हैं और फिर दोबारा उस ताश की गड्डी से एक पत्ता और आप खींच रहे हैं, तो ये हो गया विथआउट रिप्लेसमेंट, राइट। तो अगर आप 2 कार्ड एक करके खींच रहे हैं विथआउट रिप्लेसमेंट, तो इवेंट बच्चों डिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट इवेंट होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा। क्योंकि जब आप एक पत्ता निकाल चुके हैं और दूसरा पत्ता फिर से निकाल रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी इफेक्ट कर जाएगा दूसरा पत्ता निकालने का, ओके। तो यहाँ पे दोनों इवेंट E और F अगर आप मानते हैं दोनों इवेंट को, तो E और F क्या हो जाएगा, आपका डिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा, राइट ना। तो 2 पत्ते आप एक ताश की गड्डी से बाहर खींच रहे हैं और दोनों के दोनों कार्ड ब्लैक होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर बच्चों आप पीछे की वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें हम 52 पत्तों की गड्डी में के बारे में आपको बताए थे कि एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते ब्लैक होते हैं, कितने रेड होते हैं, कितना किंग होता है, कितना एस होता है, हार्ट क्या होता है, क्लब क्या होता है, डायमंड क्या होता है, फेस कार्ड क्या होता है, ऑनर कार्ड क्या होता है, ये सब आपको पहले ही बताए थे। तो अब आपसे पूछ रहा दोनों पत्ता ब्लैक होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ओके। दोनों पत्ता ब्लैक होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले क्या, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एस क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग, सैंपल स्पेस के सेट को एस बोल रही है। और आपको पता है कि 52 कार्ड्स में सैंपल स्पेस की संख्या क्या होगी, NS की वैल्यू 52, राइट।
नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 52। 52 पत्तों की गड्डी में से आप एक पत्ता खींच रहे हैं तो NX कितना हो गया आपका? 52। अब आप एक एक करके दो पत्ता बाहर खींच रहे हैं तो आपको क्या करना है कि पहला पत्ता ब्लैक और दूसरा पत्ता भी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। ओके, तो लेट कर लेते हैं। E बराबर क्या? इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। पहला पत्ता ब्लैक होगा, अभी फर्स्ट कार्ड निकाल रहे हैं, उसका इवेंट हम लोग क्या मान लिए बच्चों? ई मान लिए, राइट। फर्स्ट कार्ड ब्लैक होगा, उस इवेंट को, उस घटना को हम लोग क्या माने हैं? ई माने हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो एक ब्लैक पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? काला पत्ता आने की प्रायिकता क्या है? तो काला पत्ता कितना होता है? काला पत्ता आपका होता है बच्चों 26 ब्लैक 26 रेड, तो 26 और टोटल क्या? 52। ओके, बहुत जगह आपको इसको इस तरीके से भी लिखेगा 26C1 बाई 52C1, और 26C1 की वैल्यू होता है 26 और 52C1 की वैल्यू होता है 52। ठीक है, क्योंकि 26 ब्लैक है तो 26 में तो वो कोई भी पत्ता आ सकता है ना, तो वहां पे कॉम्बिनेशन है 26 में से कोई एक, कोई भी, सबके आने के चांसेस है, और 52 में से भी कोई एक आएगा, इसलिए क्या? C1। ठीक है, तो 26C1 की वैल्यू 26 होता है और 52C1 की वैल्यू 52 होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 26/52 लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कभी कभी बच्चों अगर यहाँ 2 रहा तो बात दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या बोलते हैं? F। इवेंट ऑफ गेटिंग सेकेंड कार्ड इज also ब्लैक। दूसरा पत्ता भी बच्चों काला होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? तो अब PF/E हम लोग निकालेंगे। ध्यान से देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि इवेंट है आपका डिपेंडेंट। पहला पत्ता निकाल के आप फिर से उसमें नहीं डाल रहे हैं, तो जो घटना पहले हुआ उसके कारण यहाँ पे तो पत्ता आप कुछ कम हो गया। 52 पत्ता में से आप एक कार्ड निकाल करके बाहर रख लिए, तो अब बच गया कितना? 51। क्या बच गया? आप 51 कार्ड्स बच गया, तो 51 में से ही आपको आएगा ना। तो बात यहाँ पे ये है कि इसके कारण यहाँ पे एक पत्ता कम पड़ जा रहा है, तो ये दोनों इवेंट क्या डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये इसके कारण यहाँ पे जो है आपको सोचना पड़ रहा है कि आप 51 कार्ड बच रहे हैं। तो अगर इसके होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता तो ये इंडिपेंडेंट है। अगर आप वही कार्ड फिर से वापस उस गड्डी में मिला देते तो इवेंट आपका डिपेंडेंट कहलाता। तो यहाँ पे कुछ क्या हो गया बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ F जब E हो चुका है, E पहले हुआ है तो हम लोग F की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। अब पहले हम लोग क्या, पहला कार्ड हमारा क्या है? ब्लैक है, तो एक ब्लैक कार्ड निकल गया, बचा कितना? 25 बाई क्या? 52 में से भी एक निकला, तो ये हो गया 51। अब दोनों कार्ड ब्लैक होगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। E और F दोनों ब्लैक होगा, तो नाउ PE इंटरसेक्शन F आपसे पूछ रहा, तो E इंटरसेक्शन F हम लोग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में पढ़े थे स्टूडेंट, PE और PF/E, यही था ना मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। अगर इवेंट डिपेंडेंट है, यही इंडिपेंडेंट होता तो PE इंटू PF लिखते, लेकिन इवेंट आपका यहाँ पे क्या है? डिपेंड कर गया, इसलिए PE इंटू PF जब E हो चुका है, E के कारण यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपका इफेक्ट हो रहा है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, PE और PF/E की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। PE और PF/E की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E हो गया आपका 26/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F हो गया कितना? 25/51। ठीक है, तो बच्चों अगर आप यहाँ पे इसको कैंसिल करिएगा तो 26 दूना 52 होता है। ठीक है, तो आपका हो गया क्या? 25/102 इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये निकल करके आपका आंसर आएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसे नोट करिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, ऑरेंज का बॉक्स है बच्चों। ठीक है, एक बक्सा है जिसमें बहुत सारे संतरे
रखे गए हैं। इज इंस्पेक्टेड बाई एग्जामिन 3 रेंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज, ड्रॉ विथआउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस out of 12 are good and 13 are bad ones will be approved for sale। देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक बॉक्स है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इसमें बॉक्स है ना, और इस बॉक्स में कितने हैं? 15 ऑरेंज है। ठीक है, क्या है, कितने ऑरेंज है बच्चों इसमें? 15 ऑरेंज है। ओके, जिसमें 12 आपका क्या है? गुड, और 3 जो है वो क्या है? बैड। मतलब 12 ऑरेंज इसमें सही है और 3 जो है वो खराब है। ओके, अब बोला गया कि ये एक बॉक्स है, इसको आपको सेल के लिए अप्रूव करना है, तो इसके लिए एक टेस्ट होगा, है ना, एग्जामिन होगा। एग्जामिन कैसे किया जाएगा कि आप इस बॉक्स से 3 ऑरेंज निकालेंगे विथआउट रिप्लेसमेंट। जो पहला ऑरेंज निकाले हैं उसको फिर से आप बाहर रखेंगे, तब दूसरा ऑरेंज आप निकालेंगे। ओके, दूसरा ऑरेंज निकालेंगे, उसको बाहर रखेंगे, तब तीसरा ऑरेंज निकालेंगे। तो इस तरीके से 3 ऑरेंज आप निकालेंगे। तो ये तीनों घटना डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। अगर तीनों के तीनों सही पाए जाते हैं तो इस बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाता है। मतलब मान लिया गया कि ये बॉक्स सही है। ओके, और अगर एक भी ऑरेंज तीनों में से खराब निकल गया तो इस बॉक्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्स आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि ये सेल के लायक नहीं, ये बेचने के लायक नहीं है। अब कितनी चांस है कि, क्या प्रोबेबिलिटी है या कितना चांस है कि इस ऑरेंज का बॉक्स को सेल के लिए, बेचने के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा? तो बच्चों, इस बॉक्स को अगर बेचने के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है 3 ऑरेंज जो निकाले गए थे, एग्जामिन किए गए थे बॉक्स को अप्रूव करने के लिए, वो तीनों ऑरेंजेस गुड निकले हैं, सही निकले हैं। अगर तीनों में से एक भी खराब हो जाता तो ये रिजेक्ट हो जाता। तो मतलब अगर ये बॉक्स अप्रूव किया गया है सेल के लिए, मतलब तीनों ऑरेंजेस गुड निकले। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। क्वेश्चन आपसे बोला है कि कितना प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स को अप्रूव किया जाएगा सेल के लिए, लेकिन यहाँ पे अप्रूव करने का मतलब ये नहीं कि, मतलब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी आपसे इस चीज का पूछ रहा है कि तीनों ऑरेंज गुड हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जब तीनों गुड होगा तभी तो ये सेल के लिए अप्रूव होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन घुमा दिया, बोला बॉक्स को सेल करने के लिए भेजा जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो इससे ये आपको इंप्लीकेशन मिल रहा है कि अगर बॉक्स अप्रूव होगा सेल के लिए, मतलब ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड। ठीक है, तो तीनों ऑरेंज गुड होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि बॉक्स में कितना 15 ऑरेंज है, जिसमें 12 सही है, 3 गलत है। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस। तो एनएस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या? 15। अब हम लोग 3 इवेंट ले लेते हैं। E1 बराबर क्या? इवेंट ऑफ गेटिंग गुड ऑरेंज। फर्स्ट ऑरेंज इज गुड। ओके बच्चों, पहला ऑरेंज जो निकाला जाएगा वो गुड होगा, वो सही होगा, उसका इवेंट हम लोग क्या मान लिए? E1। अब आप देखिए P1 क्या, कितना सही है? 12 सही है, और कितना है सैंपल स्पेस? 15। तो 12/15 हो गया बच्चों। ये पहला ऑरेंज गुड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 12/15। उसके बाद क्या? लेट E2 इवेंट ऑफ गेटिंग दूसरा ऑरेंज भी सही होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो PE2। अब बच्चों, आप एक ऑरेंज जो निकाले थे वो आपका सही निकला था, तो उसको हम लोग निकाल के बाहर रख लिए, रिप्लेस नहीं कर रहे। मतलब एक सही ऑरेंज यहां से खत्म हो गया, तो टोटल बच गया 11 गुड, और टोटल सैंपल स्पेस में भी एक कम होगा, तो 14। और E3 क्या मान लिए? इवेंट ऑफ
गेटिंग थर्ड ऑरेंज इज आल्सो गुड। तीसरा ऑरेंज भी सही होगा। उसका इवेंट हम लोग क्या मान लिए स्टूडेंट? E3 मान लिए। ओके, उसका इवेंट हम लोग क्या मान चुके हैं? E3 मान चुके। अब आप देखिए PE3 आपका क्या निकल करके आएगा? PE3 आपका क्या निकल करके आएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3। अब एक गुड और निकल गया तो यहाँ पे 10/13 बच गया। तो हम लोग E1, E2 और E3 आपका निकाल चुके। अब क्या बोल रहा है? बॉक्स अप्रूव फॉर सेल। बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव किया जाएगा। दैट इंप्लाइज ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड, राइट ना? तो इसे आप लिखिए, इधर हम लोग इरेज करते हैं। Therefore probability of box is approved for sale, that implies, है ना, all 3 ऑरेंजेस आर गुड। यही है ना बच्चों? तो ऑल 3 ऑरेंजेस गुड है, तो पहला ऑरेंज का गुड होने का इवेंट E1 माने, दूसरा का E2 और तीसरा का E3। मतलब इस सब के बीच में ऐसा है एक्चुअल में PE1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन क्या? E3। तो आप उसको PE1 E2 E3 भी लिख सकते हैं। और अगर इवेंट डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आपको बताए थे। PE1 लिखेंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे? PE2, लेकिन उससे पहले E1 हुआ है। फिर क्या? PE3, उससे पहले कौन हुआ है? E1 और E2। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको लिखना होगा बच्चों, PE2/E1 और यहाँ पे क्या? P3, तो E1 और E2 जब हो चुका तब। अब आप देखिए PE1 की वैल्यू कितना? 12/15, PE2 11/14 और PE3 10/13। अब देखिए आप कुछ कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से हम लोग 3 से कैंसिल करते हैं। 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, 2 × 7 = 14। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर। ओके, 44/11। आप चाहें तो इसे और काट के पॉइंट में भी लिख सकते हैं, उसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं। आप यहाँ भी आंसर इसका छोड़ सकते हैं। ओके, तो आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसे रेज करते हैं। तो देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन के बाद हम लोग 4 नंबर देखते हैं। क्या बोला जा रहा? अ फेयर कॉइन इज एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टॉस। ठीक है, आपके पास एक फेयर कॉइन है, मतलब एक साफ सुथरा सिक्का है, और एक अनबाइस्ड डाई है, एक ऐसा डाई है जिसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। ठीक है, वो सारे फेसेस आने के चांसेस इक्वली हैं। लेट ए बी द इवेंट हेड अपेयर ऑन द कॉइन और बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और इवेंट्स और नॉट। मतलब बोला जा रहा है कि एक सिक्के को उछाला जाता है और एक डाइस को फेंका जाता है, राइट? सिक्के में जो है आपका हेड आना और डाई में 3 आना, क्या दोनों इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, आपसे पूछ रहा। तो बच्चों अगर इवेंट इंडिपेंडेंट होगा तो PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या? PA × PB। ऐसे आप क्वेश्चन को देख के भी समझ सकते हैं कि स्टूडेंट अगर एक सिक्के में आप को उछालते हैं और एक डाई को इस हाथ में से थ्रो कर रहे हैं, तो दोनों में जो भी आ सकता है, दोनों तो अपना इंडिविजुअल है, दोनों स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि अगर डाइस में 3 आ गया या कॉइन में आपका हेड आ गया तो डाइस में आपका हेड फिर उसके बाद 3 नहीं आ सकता, ऐसा तो कुछ नहीं है। डाइस भी अपना स्वतंत्र है, 6 में से कुछ भी नंबर आने का, अदर हेड या टेल कुछ भी आने का। तो ऐसा इवेंट आप देख सकते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट है, होगा ही। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, अगर आप वही देखिए कि आपके पास अगर एक 52 पत्तों की गड्डी, उसमें से एक पत्ता आप बाहर निकाल ले रहे हैं और फिर दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं, ठीक है, विथआउट रिप्लेसमेंट, तब यहाँ पे डिपेंडेंट वाला बात हो रहा है। लेकिन आप अगर 2 अलग अलग इवेंट कर रहे हैं तो दोनों का जो है डिपेंडेंट होने का कोई चांस नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो PA इंटरसेक्शन B क्या होगा? PA ×
टी भी होगा। तो सबसे पहले क्या, क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं डायरेक्ट स्टूडेंट हम लोग, ई बराबर क्या, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन द कॉइन, सिक्के पे हेड आना क्या, ई मान लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों, 1/2। और एफ क्या मान लिए, इवेंट ऑफ गेटिंग 3 ऑन डाई, डाई में 3 आने का क्या मान लिए, एफ। तो पी एफ क्या हो गया, 1/6 हो गया। ये पी और पी एफ निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ के लिए मान लिए क्या, दोनों को एक साथ काम करा जा रहा है। तो एस बी दा क्या, तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 पहले आप और हेड टेल, यही है ना, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं और एक क्या, कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो पूरा आपका सैंपल स्पेस ये और ये दोनों को एक साथ अगर कर रहे हैं, इंटरसेक्शन का मतलब एक साथ, 1 हेड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल, 6 टेल, ये आपका है। ठीक है, ये आपका क्या है, सैंपल स्पेस। एक कॉइन और एक डाइस को अगर हम लोग थ्रो करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या निकल करके आएगा बच्चों, ये निकल करके आएगा। अब आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, 12 है। ओके, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है आपका, 12 निकल करके आया। इसके अंदर कितना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। ई क्या है, हेड, ठीक है, और एफ क्या है, 3। तो हेड और 3 दोनों एक साथ, तो हेड यहां है बच्चों, और हेड और 3 देखिए ऐसा एक ही एलिमेंट मिल रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें एच भी और 3 भी हो। यहां पे है 3 तो टेल है, और यहां पे आपका 3 है तो ये हेड है। तो 3 हेड वाला सिर्फ एक ही है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कितना, 1/12। एक है ऐसा एलिमेंट और टोटल सैंपल स्पेस 12। 1/12 को बच्चों हम लोग इन दोनों के टर्म में लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/6, 6 दूना 12, और 1/2 को पी लिख सकते हैं, और इंटू ये क्या हो गया, पी एफ। तो ये आ गया ई इंटरसेक्शन एफ। तो अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ पी इंटू पी एफ आपका हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, देन वी से दैट E and F are इंडिपेंडेंट इवेंट्स। E और F आपका कैसा इवेंट है बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ओके, तो आप ये कर लीजिएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में एक डाई है जिसमें 1 2 3 लिखा गया है, उसको रेड हम लोग कर दिए हैं, और 4 5 6 वाले फेसेस को ग्रीन कर दिया गया है। डाइस में 1 2 3 4 5 6 है, जिसमें 1 2 3 को आपने रेड कलर से कलर कर दिया है, और 4 5 6 को आपने ग्रीन कर दिया है। अब ए इवेंट है इवन नंबर आने का, और बी इवेंट है द नंबर इज रेड नंबर आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि और बी इंडिपेंडेंट। आप कर सकते हैं, पहले पी निकाल लीजिएगा, पी ए निकाल लीजिएगा, पी बी निकाल लीजिएगा, और उसके बाद पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों एक साथ निकालने की कोशिश करिएगा। ओके, और उसके इक्वल में अगर आएगा तो ये इंडिपेंडेंट है, नहीं आया तो इंडिपेंडेंट नहीं, उसे हम लोग क्या, डिपेंडेंट कहेंगे। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, पूछ रहा बच्चों क्या इवेंट है जो है आपका क्या इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आपको दे रखा है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ आपको दे रखा है क्या, 3/10, एंड क्या ये इंडिपेंडेंट है आपसे पूछ रहा है। तो स्टूडेंट पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी इंटू पी एफ हो जाएगा, तो हमारा जो इवेंट है वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ना आप सबसे पहले पी ई और पी एफ को मल्टीप्लाई कर लीजिए।
P की वैल्यू है 3/5 और ये हो गया आपका 3/10, राइट ना, 3/5 और 3/10, तो बच्चों ये हो गया 9/50, ठीक है। और ये जो है हमारा इज नॉट इक्वल टू क्या 1/5 के बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि 9/50 को आप कैंसिल करिएगा तो 1/5 तो नहीं आएगा। अगर ये 10 होता तो 10/50 आपको 10 से कम 10 और 10×5 = 50 आ सकता था, लेकिन ये आया नहीं। तो PE इंटू PF इज नॉट इक्वल टू 1/5, और 1/5 के बराबर कौन है, P इंटरसेक्शन F, इक्वल नहीं आया है, इसलिए हम लोग कहेंगे हेंस E एंड F आर, इसको क्या कहेंगे, नॉट इंडिपेंडेंट, जिसे आप बोलिएगा डिपेंडेंट इवेंट्स। E और F आपका कैसा इवेंट है बच्चों, डिपेंडेंट इवेंट्स है, ओके। तो यहाँ पे आप नोट करिए क्वेश्चन नंबर 6 तक, बाकी जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।